नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ऐसी पलटी मारी है कि अब पाकिस्तान अमेरिका एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये तो मेरा बड़ा वफादार था, इसने धोखा क्यों दे दिया। अब क्या मामला है गाजा को लेकर, इसके बारे में अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही खान यूनुस में इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में जो फिलिस्तीनी है उनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। तो ये हमला क्यों हुआ, इसके बारे में इजराइल ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही फ्लोटिला के मामले में क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, ग्रेटा थनबर्ग ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सीज फायर के क्या हालात हैं, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा में एक मछुआरे का ऐसा वीडियो निकल के सामने आएगा जो अभी आप वीडियो में देखेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई एक टुकड़े मछली की कीमत क्या है इस समय गाजा के लिए। और साथ ही पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा है और पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को क्यों मार रही है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है ना, उस देश के लिए दुआ का काम करता है जिस देश के हक में आप कमेंट करते हैं। तो आप भारत में हो, पाकिस्तान में हो या फिर बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, वहां से आप गजा के लिए और कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग आपसे पैसे वैसे मांगे कभी मत दीजिएगा, बस आप दुआ दीजिए, वही गजा के लिए सबसे बड़ी मदद है। तो आप दुआ करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर निकल के सामने आ रही है वो सीज फायर को लेके हुआ क्या, वो आप जान लीजिए। गजा में सीज फायर का प्लान बना, फिलिस्तीन के बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं। नेतन्याहू को अचानक से फोन आया कि आओ बातचीत करनी है। उसके बाद नेतन्याहू भागे भागे पहुंच गए बातचीत करने, तमाम मीटिंगें भी अपनी कैंसिल कर दी। और इस बातचीत में अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन पकड़ा, उसका जो माइक था उसको हवाले कर दिया नेतन्याहू के और कहा कि ये स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ो। फोन लगा था कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी के पास। उसके बाद नेतन्याहू माफी मांगते हैं, वो तस्वीरें काफी वायरल होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू से कि देखो सीज फायर करना है, ये 20 पॉइंट है जो मैंने डिसाइड कर दिए और हर आदमी को ये बात माननी पड़ेगी। अब नेतन्याहू भाई साहब बैठे थे अमेरिका में, वो मना कर नहीं पाए। उन्होंने एज इट इज कहने पे ट्रंप के 20 पॉइंट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही रिपीट कर दिया और कहा कि भाई ये मेरा ऑफर है और इस ऑफर पे मैं एग्री हूं और हमास को एग्री होना पड़ेगा। 48 से 72 घंटे का वक्त है और इसी के जस्ट बाद हम हमला और इंटेंस कर देंगे। और अगर सीज फायर की शर्तें हमास मांग लेता है तो आज के आज जंग रुक जाएगी। ये बात जैसे ही नेतन्याहू ने बोली, पूरी दुनिया एकदम हो हल्ला मचाने लगी और कहने लगी कि देखो सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया। पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत हुई और पाकिस्तान बड़ा खुश है इस सीज फायर की शर्त को लेके। यानी पाकिस्तान का एक समर्थन भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ले लिया। इधर ये तमाम चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ एक अलग पहलू था, वो था हमास और फिलिस्तीन का था। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, पहली बात तो सीज फायर के बारे में कोई भी बातचीत हमसे हुई नहीं। दूसरी बात यह है कि सीज फायर के बारे में जो भी बातचीत हो रही है, जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, जो कुछ नेतन्याहू ने कहा, ये तो एक तरफा बात है। हमारे हक में क्या बात है, फिलिस्तीन के हक में क्या बात है, कोई बात नहीं। तो ऐसे हाल में हम इन शर्तों को क्यों माने, ये बात हमास की तरफ से, रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से साफ तौर पे कह दी गई। और इसी के बाद इजराइल के हमले इंटेंस हुए, गजा की तरफ से भी 4 रॉकेट दाग दिए गए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सब जो खबरें अभी आपको मैंने बताई, ये सब पुरानी खबरें हैं जो पिछले लगभग 70 से 72 घंटों के अंदर घटी हुई हैं। अब इस मामले में 2-3 बड़ी अपडेट हैं और ये 2-3 बड़ी अपडेट अपने आप में कयामत लाने वाली अपडेट है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक नाम लिया था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने ही अमेरिका को धोखा दे दिया। वो पाकिस्तान जो अब तक अमेरिका को खुश करने में लगा था, जो बाकायदा अपने रेयर अर्थ मिनरल को ले जाके ट्रंप को दिखा रहा था और कह रहा था कि देखो हमारी ज़मीन पे इतना कुछ है, ये हम तुमको दे देंगे, उसी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने बड़ा बयान दिया है। और इसाक डार का कहना है कि जो शर्तें हमको दिखाई गई थी, जिन सीज फायर की शर्तों के बारे में हमसे डिस्कस किया गया था, जिन शर्तों की लिस्ट हमको मिली थी, वो शर्तें और नेतन्याहू ने जो 20 पॉइंट रखे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट रखे, वो 20 पॉइंट बिल्कुल अलग हैं। यानी जिस शर्त के बारे में पाकिस्तान को पता था, अमेरिका ने रास्ते में ही स्क्रिप्ट बदल दी और स्क्रिप्ट पाकिस्तान से उलट थी।
अब इसहाक डार ने कहा है कि भाई जो सीजफायर की शर्तें हैं ये सही नहीं है और इन शर्तों पे हम एग्री नहीं करते, यानी एज ए पाकिस्तान वो सहमति नहीं जताते अमेरिका ने जो भी प्रपोजल रखा है। तो एक तरह से सबसे बड़ा जो अमेरिका का दोस्त है मुस्लिम वर्ल्ड में दो ही हैं, एक पाकिस्तान इस समय बना हुआ है और दूसरा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब तो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ने भी साफ तौर पे कह दिया कि सीजफायर की शर्तें हमें ही नहीं मंजूर है, हमास की तो आप बात हटा दीजिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि रेजिस्टेंस फोर्सेज ने कहा कि भाई ये शर्तें हमें भी मंजूर नहीं है, हम नहीं एग्री करेंगे। हालांकि अभी तक हमास या फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस का कोई ऑफिशियल बयान निकल के सामने नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि भाई हम नहीं मानते यार, ये शर्तें सही नहीं है। अब इसके बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के मना करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर संडे तक शाम के 6 बजे तक हमास या फिर जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो सीजफायर की शर्तों पर एग्री नहीं करते हैं तो फिर उनका हाल बद से बदतर कर दिया जाएगा और उनको नर्क का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी साफ तौर पे ओपन धमकी, ओपन चेतावनी देने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और संडे तक की डेडलाइन दे दी है। अब यहां पे 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज कि जो मोहलत दी गई है ये मोहलत बड़ी कम है, महज चंद दिन की बात है, 1 या 2 दिन की। दूसरी बड़ी बात आप समझिए कि जो सीजफायर की शर्तें हैं, कायदे से आदमी कोई प्रपोजल लगता है, जैसे आप सब्जी भी लेने जाएं, कोई सामान लेने जाएं तो सब्जी वाला कहता है कि भैया 15 रुपए की है, आप कहते हैं कि नहीं हम 10 रुपए से ज़्यादा नहीं देंगे। फिर बाद में न मेरी न तेरी वाली बात हो जाती है, ये होता है कि 12-13 रुपए पे फाइनल कर लो, आप भी पैसा दे के सब्जी ले लेते हैं, वो भी सब्जी बेच देता है। ये चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज़ों में देखी होंगी कि भाई बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, लेकिन अब आप देखिए कि इतना बड़ा प्लान बना लेकिन ना ही कोई नेगोशिएशन हुआ, ना ही सही कोई बीच का मीडिएटर था जो बातों को सही से हमास तक पहुंचाए, हमास की बातों को अमेरिका तक पहुंचाए और दोनों ही देश, दोनों ही लोग आपस में डिस्कस करके एक मैच्योर प्लानिंग बनाए और उस मैच्योर प्लानिंग के तहत सीजफायर की बातों को डाला जाए, रखा जाए। अब अचानक से यूं डेडलाइन दे देना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि नेतन्याहू ने फोन करके समझाया होगा कि देखो बाबू ऐसा है, आपने कहा, मैंने सारी चीजें रिपीट कर दी, लेकिन सीजफायर हमें नहीं करना, हमें गजा पे कब्जा करना है। और यकीन मानो ट्रंप भाई साहब, अगर ये जंग नहीं भी रुकती तब भी आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, और अगर ये जंग रुक गई तो आपका बड़ा नुकसान है। ट्रंप ने पूछा कैसे, तब नेतन्याहू ने बताया कि गजा कितनी खाली जमीन है, अगर उस पर आप ट्रंप टावर बनवा दें, उस पर आप बिजनेस शुरू कर दें, उसको आप पिकनिक स्पॉट बना दें, तो एक तरफ समुद्र है, वहाँ पे बीच है, तो कितना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। ये बात जब नेतन्याहू ने ट्रंप को समझाई तब ट्रंप को लगा कि भाई अब तो मैंने शर्तें रख दी, अगर हमास से एग्री हो गया तो। तब इन्होंने, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कतर ने कहा था कि भाई नेगोशिएशन होना चाहिए, तो कतर ने कहा था तो अमेरिका को मानना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने अचानक से डेडलाइन इस वजह से दे दी ताकि हमास शर्तों को ना माने, शर्तों पर एग्री ना करे और उसके बाद नेतन्याहू को बढ़िया मौका मिल जाए हमला करने का, और जिस हमले को अभी पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है उस हमले को वो जेन्युइन दिखा सके कि देखो हम तो तैयार थे, सामने से जवाब आया नहीं तो हमारी मजबूरी है कि हम हमला करेंगे। और इसी सब चीजों की तैयारी के लिए क्या कुछ बॉन्डर मचाया इजराइल ने वो आप जान लो। सबसे पहले जितनी मदद की जहाजें आ रही थी उनको रोक दिया, सबको रोक दिया। अगर सच में इनको सीजफायर करना था तो ये जहाजों को क्यों रोकते, गजा के लोगों को खाना मिलने देते, लेकिन इन्होंने मदद की चीजें इस वजह से रोकी कि भाई हमको जंग रोकनी ही नहीं तो इनको मरने दो ना। यही तो मॉडस ऑपरेंडी है इनकी कि भाई मरने दो, क्या दिक्कत है। और यही चीज आप देखिए कि संडे तक की डेडलाइन है, इसके बाद अमेरिका कहेगा कि भाई हमास नहीं माना, मारो इस समय गजा के लोगों को। और इसी के बाद अभी जो हमला हो रहा है इससे भी इंटेंस हमले इजराइल करेगा और गजा के लोगों को मारने की कोशिश करेगा। इस बात को आप याद रखिए कि अमेरिका ने जो पासा फेंका, इस पासे में तमाम अरब मुल्क भी फंस गए। कतर भी धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का रहा ना घाट का। इजराइल ने मारा, फिर माफी मांग ली, कतर बीच में कूद पड़ा कि हम नेगोशिएशन करवाएंगे, और उसकी बात अब सुनी नहीं जा रही। तो ये इस समय गजा में चल रहा है, लेकिन गजा में कुछ और भी चीजें चल रही है वो आपको बताता हूँ। दरअसल जब फ्लोटिला की तमाम जहाज़ों को रोक दिया गया, इस दौरान इनकी जो नेवी पुलिस थी वो फ्लोटिला के जहाज़ों को रोकने के लिए समुद्र के अंदर गई थी। इसी दौरान एक मछुआरे का वीडियो निकल के सामने आया है और इस वीडियो को आप देखिए और गजा के लोगों के दर्द को महसूस कीजिए कि चंद मछलियाँ, कितनी मछलियाँ होंगी। इतने तो हमारे यहाँ के मछुआरे लेके बैठे रहते हैं कि बिक गई तो बिक गई, नहीं तो फेंक दी जाएगी। ये चीज़ें आप नोटिस कीजिए, इतनी मछलियों की इतनी खुशी है, उछाल रहे मछलियों को। आप वीडियो देखिए।
ماهر ماهر السما ابو عبد الله هذا ايه بس ولا يحبط وين يوسف البطة يوسف ايوه ما شاء الله لا والله ما ساعات طلع فوق بتلاقي يوسف علي رقم بالمخيم هات العمر تام امين। खैर ये तो गजा की सूरत हाल है और साथ ही खान यूनुस में भी आज इजराइल ने बड़ा हमला किया और इजराइल ने अपने मुंह से जो बात बोली वो आपको बताऊं तो इजराइल का कहना है कि हमने 20 आतंकवादियों को मारा है जो बच्चों को शेल्टर की तरह यूज करते थे। यानी इनका मानना तो है कि हमने बच्चे भी मारे हैं और इस बात को कैसे कवर कर रहे हैं कि हम तो हमास के आतंकवादियों को टारगेट कर रहे थे, बीच में बच्चे आ गए तो फिर मजबूरी में वो चीजें हो गई। यानी आज खान यूनुस में भी बड़ा हमला हुआ है और ये हमला फुल प्रिसाइज लेवल पे था। इसमें 85 लोगों के मारे जाने की खबर है और इजराइल ने अपने डिफेंस में ये बात बोली है कि हम तो हमास के टेररिस्टों को टारगेट कर रहे थे जो ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल कर रहे थे, जो बच्चों का एज ए शील्ड प्रयोग कर रहे थे और हमने सबको मार के खत्म कर दिया। तो खान यूनुस में बड़ा हमला हुआ है। साथ ही फ्लोटिला में 12 घंटे तक ऑपरेशन चला। उन जहाज़ों को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए तमाम तुर्की और तमाम बड़ी बड़ी बातें जो बाकी दुनिया के मुल्क कर रहे थे, सब की बातें धरी की धरी रह गई। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। ग्रेटा थनबर्ग को पकड़ा जा चुका है। तमाम और जो लोग हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं और मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। और इस हरकत की वजह से आज पूरी दुनिया में गुस्सा भी है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खामोश है। इटली में इस लेवल का इंटेंस प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप इटली का हाल जानिए कि इटली के अंदर एक मैच होना है इजराइल के खिलाफ और ये फुटबॉल मैच है। आज इटली में भीड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधा सीधा पहुंच जाता है उस स्टेडियम के पास और साफ तौर पे बाइकआउट करते हुए कहता है कि स्टेडियम में हम ऐसा कोई मैच नहीं होने देंगे और खासकर इजराइल के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि इजराइल लोगों को मार रहा, मासूमों को मार रहा, जिनोसाइड कर रहा। तो आम आवाम में बड़ा गुस्सा है। हर देश की आम आवाम नाराज है। छोटे मोटे मेरे जैसे जो पत्रकार हैं वो भी सच दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हुक्मरान हैं, जब हुक्मरान ही खामोश हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। सऊदी के साथ इन्होंने डील कर ली। पाकिस्तान का आप हाल देखिए कि सऊदी के साथ इन्होंने डील कर ली, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि हम इजराइल के खिलाफ भी कुछ करेंगे। ये हूतीज और यमन के खिलाफ लड़ने चले गए, इनके दम नहीं कि इजराइल के खिलाफ बोल दें। तुर्की के ड्रोन कैसे फ्लोटिला से वापस भागे, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, आप इस बात को इंश्योर ले लीजिए कि इजराइल बाकी देशों की हरकतों को जानता है, बाकी देशों के जिगर और कलेजे को जानता है कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। गजा को जैसे पाओ निगल लो, और यही इस समय गजा में चल रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही पीओके से। दोस्तों, पीओके के जो हाल हैं वो हाल बद से बदतर है और साफ तौर पे कहा जाए तो गजा और पीओके में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? खबर निकल के सामने आ रही कि पीओके में भयानक प्रोटेस्ट हो रहा सरकार के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पे उतरे हैं और सरकार ने इन लोगों को रोकने के लिए, इनके प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए आर्मी का सहारा लिया है। और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि आर्मी के इस सहारे में कई सारे लोगों की मौत हो गई है, चूँकि आर्मी ने ओपन फायर किया है। कहीं भी कोई भी हो अपनी आवाम पे कभी भी ओपन फायर नहीं करवाता, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे ओपन फायर करवाया गया, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। आज़ादी की बात वो करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर आज़ाद की स्थिति में, आज़ादी में है, और वहाँ पे सेना ओपन फायर कर रही है। ओपन फायर में 50 से 60 लोगों के मारे जाने की खबर। और फाइनली इस मामले में भारत का भी बयान आया। भारत ने कहा है कि हम इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और साथ ही बारीक एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा। अच्छा, इधर एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का तो मसला चल ही रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ा बयान निकल के सामने आया आर्मी चीफ, जो भारत के आर्मी चीफ हैं, उपेंद्र द्विवेदी का। और इस बयान में बड़ी गंभीरता दिखती है दोस्तों, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भारत की जो आर्मी कभी भी अनाप शनाप बयान नहीं देती। भारत की आर्मी कभी भी खुल के कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान की आर्मी चीखती है, चिल्लाती है, भारत वाले नहीं बोलते। इस समय भारत की आर्मी जो चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, इनका बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि ऑपरेशन 2.0 जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका 2.0 फिर से लोड हो रहा है और इस बार भारत कोई भी रियायत और कोई भी मुरव्वत नहीं बदलेगा। अब ये बयान आप भारत से देख रहे हो, मैं भी, मुझे पता है कई सारे लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं।
अब ये बयान जब आया है तो यहाँ पे कौन जीता कौन हारा इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। दोनों ही देश अपने आप को जीता मान रहे हैं, तो एज इंडियन मैं कहूँगा कि मेरा मुल्क जीता है। अगर आप पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, आप कहेंगे कि भाई मेरा मुल्क जीता है, ठीक है, आपको मुबारक हो। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी धमकी आ रही, भारत की तरफ से भी ऐसी धमकियां जा रही हैं। तो क्या सच में एक बार फिर से जंग हो सकती है? क्योंकि पिछली जंग में दोनों ही देशों के मंसूबे कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। पाकिस्तान के भी कुछ मंसूबे थे जो नाकामयाब रहे, भारत के भी अपने कुछ मंसूबे थे जो नाकामयाब रहे, और ये बात हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से भी एक बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग देखने को मिल सकती है? और अगर ऐसा है तो इस बार मामला काफ़ी इंटेंस होगा, क्योंकि जब जंग दोबारा शुरू होती है तो पहले जैसा सीज फायर नहीं होता। ये बात हम सभी जानते हैं और इस बात को हम सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, ये तमाम चीज़ें चली रही हैं, लेकिन इसी बीच गाजा से भी कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आई। गाजा में इजराइल के हमले बेहद गंभीर और इंटेंस लेवल पे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में गाजा के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा, दूसरी तरफ कान में तेल डाल के, कान में रुई डाल के इजराइल अपना ही बखान कर रहा है कि कैसे उसने लोगों को मारा, कैसे वो लोगों को मार रहा है। और साथ ही इसी के साथ इस समय इजराइल के हमले काफ़ी तेज़ हैं। लगातार गाजा को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग हथकंडे, कभी घर गिरा देना, कभी लोगों को कह देना कि गाजा में जो रुकेगा वो आतंकवादी है, कभी 2-4 लोगों को अपने भी मरवा देना। मैंने आपको बताया था कि कैसे आरपीजी फायर हो रहा, कैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस भी पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, इनके टैंकरों को उड़ा रहे हैं, कैसे इन लोगों को मार रहे हैं। 4 जवान जो जंग पे जाने वाले थे, जब उन्होंने मरने की खबरें सुनी तो वो मैदान छोड़ के भागने लगे मजबूरी में। फिर उनको आईडीएफ को जेल में डालना पड़ा कि भाई ये तो बगावत करवा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंटेंस लेवल पे इस समय चल रही हैं गाजा में। तो गाजा को कब्जा करने का जो प्लान है वो नेतन्याहू पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिए कि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हो सकता है कि 99 बार इजराइल काबू पा ले गाजा को, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा जिस मौके पे गाजा पूरी तरह आबाद होगा और आज़ाद होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, बस आप दुआएं करते रहें। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। और इधर संडे की जो खबरें आएंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि संडे की जो डेडलाइन मिली है वो डेडलाइन अपने आप में काफ़ी सीरियस डेडलाइन है। तो उस खबर को आप जरूर सुनिएगा। और ऐसी खबरें सुनने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।